Hello students, one more exercise, do as directed, and 10 sentences we are going to discuss here. Answer is given, but I would like to tell you why this answer is appropriate. So let us discuss first statement, that is do or die. An instruction is that turn it into a simple sentence. So this sentence is imperative. What is imperative? Just recall within a minute. These are imperative sentences are those who start from verb directly, because you is that's understood, and that is why the structure of imperative sentences are that start with verb. जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, और उसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस क्यों वर्ब से स्टार्ट होते हैं? क्योंकि उसमें सजेशन आता है, एडवाइस आती है, ऑर्डर होता है, कमांड होती है ना, और रिक्वेस्ट होती है ना। तो ये वाले सारे, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके सामने होगा, ऑर्डर कर रहे हो तो नेचुरली आपके सामने होगा, अगर आप उसको कुछ सलाह दे रहे हो तब भी वो आपके सामने होगा। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस जो फेस टू फेस जिसमें कन्वर्जेशन होता है या बात होती है, तो वो वाले सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसमें उस तरह के हर सेंटेंस में जब पर्सन सामने है तो यू की ज़रूरत ही नहीं है, यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आप कहोगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर और आपने कहा प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, तो मैं आपसे अगर बच्चों से क्लास में बोल रही हूँ तो बच्चे सामने हैं, तो इसका मतलब ये फेस टू फेस बातें हैं, और इसीलिए इनको इम्परेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस को एक कैटेगरी में रखा गया है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, है ना। तो यहाँ पे ये जो डू है ये वर्ब है, तो डू और डाई, तो ये सेंटेंस क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है, परंतु इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इन केस ऑफ नॉट डूइंग इट यू विल डाई। डू और डाई, या तो करो या मरो। तो वो कह रहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, करो नहीं तो मरो। तो बात को आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इन केस ऑफ नॉट डूइंग इट, अगर आप उस काम को नहीं करते यू विल डाई, है ना। तो ये सेंटेंस का सिंपल कन्वर्जेशन है। इसमें एक बात और याद रखना कि एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और एक में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। इन केस ऑफ नॉट डूइंग इट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यू विल डाई ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो ये एक रूल है, होता है कि एक पार्ट इसका अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा पार्ट में विल आएगा, दोनों में विल नहीं आएगा। हिंदी में कहते हैं ना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये ग हिंदी में आता है, लेकिन इंग्लिश में एक में ग नहीं आता। इन केस ऑफ नॉट डूइंग इट, अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं करने की स्थिति में यू विल डाई, तो मर जाओगे, इस तरह से। तो समझ में आया ये सेंटेंस? ये इम्परेटिव है और इसको आपने सिंपल सेंटेंस में चेंज किया। अब दूसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी ऑरेंजेस। अब इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या? पहला तो मी और दूसरा ऑरेंजेस, तो इसीलिए इसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे। एक तो इसमें दिया हुआ है, दूसरा मैं बताती हूँ। माई फ्रेंड्स हैज़ गिवन मी ऑरेंजेस, मैंने वॉइस का एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव भी अलग होता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव तो आप तीन चीज़ें फाइंड आउट करो। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हो सकता है उस सेंटेंस में कई बार सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना रहे, पर वर्ब तो हमेशा रहेगा। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी रहेगा या मेन वर्ब डायरेक्ट रहेगा, लेकिन वर्ब तो हर सेंटेंस में, पर सब्जेक्ट कई बार किसी सेंटेंस में होगा, कभी नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, वो सेंटेंस पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर आपको तीन चीज़ें अगर पूरा कंप्लीट सेंटेंस है तो देखना है। एक तो सब्जेक्ट देखो, दूसरा वर्ब देखो, बीच में वर्ब होती है, और वर्ब के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें माय फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो कुछ काम कर रहा है। तो माय फ्रेंड हैज़ गिवन मी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया, है ना। तो मैं और मेरा फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड है डूअर और मैं क्या हूँ? रिसीवर हूँ।
मेरा फ्रेंड है सब्जेक्ट और मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। हमारे दोनों के बीच में एक्शन क्या हो रहा है, देने का। मेरा फ्रेंड ने मुझे ऑरेंजेस दिए, है ना। तो मी भी है इसमें, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑरेंजेस। तो ये याद रखना, इसके दो बनेंगे। पहला क्या है, अब देखो, माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी, पहले इतना देखते हैं। तो माई फ्रेंड और मी की प्लेस चेंज हो जाएगी। तो माई फ्रेंड जब फ्रंट में, मी को जब फ्रंट में लाओगे तो आई हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि वर्ब के पहले है। तो आई फिर हैव बीन, आई के साथ हैज़ तो आता नहीं, तो आई हैव बीन आपने इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाई। मैंने पहले भी बताया आपको कि 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उनमें से एक हमेशा आपको लगाना है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो इसमें बीन लगता है, हैज़, हैव के साथ बीन। तो आई हैव बीन गिवन और फिर ऑरेंजेस, फिर यहाँ पर गिवन के बाद आपने ऑरेंजेस लगाया, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाय माय फ्रेंड। तो बाय लगाया और माय फ्रेंड, तो इस तरह से चेंज हो गया ये। तो एक तो आपने आई हैव बीन गिवन बाय माय फ्रेंड समझो, पर इसमें ऑब्जेक्ट आ गया ऑरेंजेस बाय माय फ्रेंड। दूसरा, अगर ऑरेंजेस को लाते हो फ्रंट में तो क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस हैव बीन गिवन बाय मी, गिवन टू मी, सॉरी, गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड्स, ऐसा हो जाएगा। इसमें नहीं है ये, पर आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑरेंजेस हैव बीन गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो बनेंगे क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और ऑरेंजेस। मूविंग टू नेक्स्ट, यू हेल्प मी, आई शुड हैव बीन इन ट्रबल अदरवाइज। क्या बोल रहा है, आपने हेल्प करी तो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। जिसको कई लोग बोलते हैं फंस जाता था, फंस जाता, है ना। तो नहीं तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाता अगर आप हेल्प नहीं करते, ये उसका मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हेल्प मी लेस, है ना। लेस मतलब यदि, अदरवाइज ऐसा हो, अदरवाइज कह लो आप, लेस मतलब अदरवाइज, है ना। तो उसको कहते हैं लेस। तो नहीं तो ऐसा हो जाता था, नहीं तो ऐसा होता, है ना। तो वो जो लेस है उसका मतलब ऐसा, वरना, वरना या अदरवाइज। लेस आई शुड हैव बीन इन ट्रबल, है ना। अदरवाइज को वो करके आपने लेस लगा दिया, जिसका मतलब है नहीं तो, अदरवाइज, है ना। लेस आई शुड हैव बीन इन ट्रबल, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाउ ही बिहेव्ड शॉक्ड मी, है ना। तो अब ये सेंटेंस में आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और ये सेंटेंस क्वेश्चन इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर हाउ इज़ यूज एज एन एडवर्ब, राइट। कैसे वो मेरे साथ ऐसा बिहेव किया उसने जो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। तो आपने कहा हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, सिंपल, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। हाउ ही बिहेव शॉक्ड मी, तो ये जो है आपने एडवर्ब और इसका टोन अलग है, तो उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, राइट। अब नेक्स्ट, सुचेता सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। चेंज मोड ऑफ नरेशन, आपको नरेशन एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लेट वाला है, टफ है थोड़ा सा, एक रूल बता देती हूँ। अब इसमें कौन कौन है, सुचेता है और मैं हूँ, है ना। तो अब दो लोग हैं, तो सुचेता सेड टू मी, सुचेता मुझसे बात करे, वो कह रही कि चलो पिकनिक चलते हैं। तो सुचेता प्रपोज्ड, है ना, सुचेता प्रपोज्ड दैट दे शुड, है ना, दे शुड, प्रपोज्ड मी आएगा यहाँ पर, ये आप ऐड कर लेना। सुचेता प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, राइट। दे शुड गो, शुड लेट के साथ याद रखो, लेट को जब चेंज करते हैं तो शुड यूज़ होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पर आपने दे क्यों लगाया, क्योंकि दो लोग हो गए, सुचेता और मैं हूँ। तो उसने कहा कि चलो हम पिकनिक चलते हैं, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, राइट। चलिए नेक्स्ट, आई वॉज नम विथ शॉक आई गॉट इन टू द कार। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है।
अब यहाँ आई वॉज नम विथ शॉक एक सेंटेंस है, आई गॉट इन टू द कार दूसरा सेंटेंस है, ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बीइंग नम विथ शॉक है ना, आई गॉट इन टू द कार, तो मैं शॉक से नम हो गई तो मैं कार के अंदर बैठ गई। ठीक है, इस तरह का। चलिए नेक्स्ट है, evil customs must be eradicated. Replace the underlined word with the correct phrasal verb. अभी हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में phrasal verb, तो phrasal verb में चेंज करने के लिए आपको बार बार कह रही हूँ इसको पढ़ना पड़ेगा। eradicated को अगर टुकड़ों में डिवाइड करें और एक फ्रेज बनाए तो होता है डन अवे विद, है ना, उसका मतलब ही इरेडिकेटेड। तो फिर इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा, एविल कस्टम्स मस्ट बी इरेडिकेटेड, मतलब जड़ से ख़त्म होना चाहिए, जिसका दूसरा अगर उसको पीसेस में लिखेंगे या वर्ड्स में तो क्या आ जाएगा, डन अवे विद का मतलब भी जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इट्स मैटर ऑफ लर्निंग। मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 2-3 वर्ड्स होते हैं उनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वो डन है इसमें और 2-3 वर्ड्स और हैं तो फ्रेज बन गया डन विद, डन अवे विद, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्मिथ हैज़ डन द फाइनेस्ट जॉब। इसमें मेक इट पॉजिटिव, ये अपने आप में ही पॉजिटिव है, स्मिथ हैज़ डन द फाइनेस्ट जॉब, लेकिन आप इसको और खूबसूरती से अगर लिखो तो नो अदर मैन हैज़ डन द जॉब, नो अदर मैन हैज़ डन द जॉब एज फाइन एज, उसने फाइनेस्ट जॉब किया ना, तो एज फाइन एज फाइनेस्ट की जगह एज फाइन एज स्मिथ, है ना। तो स्मिथ के जैसा किसी ने दूसरे पर्सन ने काम नहीं किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु हैज़ टॉट यू टू प्ले द पियानो। ये वाला क्वेश्चन वाला वॉइस है और हु का आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, बाय हुम होता है। अब यहाँ पे बाय हुम हु को तुरंत चेंज करो और अब हम देखते हैं इसका एक्टिव से पैसिव, वही अभी हमने देखा अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है ना। अच्छा, तो ऐसा अभी थोड़ा सा इस सेंटेंस को आधा पढ़ो, हु हैज़ टॉट यू, है ना, तो यू क्या हो गया फर्स्ट में मान लो, तो यू वर, है ना, टॉट, राइट, यू वर टॉट, क्योंकि यू हैव बीन टॉट नहीं होगा तो यू, क्योंकि बाय हुम हो गया ना, कन्वर्ट हो गया, तो यू वर टॉट थोड़ी देर के लिए टू प्ले द पियानो, ये तो सेम ही रहेगा, बस हमको यू तक देखना है। तो बाय हुम वर, क्योंकि क्वेश्चन है, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये रूल होता है, ये स्टेटमेंट का रूल होता है। तो बाय हुम वर यू टॉट, बाकी सेम रहेगा, टू प्ले द पियानो, ऐसा हो जाएगा। तो बाय हुम वर यू टॉट टू प्ले द पियानो। लास्ट, शी वॉज रियर्ड बाय हर अंकल एंड आंट, तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब रियर्ड का फ्रेजल वर्ब क्या है, तो ब्रॉट अप, है ना, वर्ब है ब्रॉट, और अब ब्रॉट अप का मतलब है पालना पोसना। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल एंड आंट। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सरसाइज जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो रूल्स भी पढ़ते जाओ, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज खूब सारी करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।